वेलकम स्टूडेंट्स। यह वीडियो बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। आज की चर्चा का विषय है पॉलिटिकल थ्योरी का लेक्चर बीए समरी। समरी पोर्शन है, चैप्टर है मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इवोल्यूशनरी थ्योरी। फर्स्ट है द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौता बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और 17वीं-18वीं शताब्दी कि राजनीतिक विचारधारा में तो इस सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवीय न होकर एक मानवीय संस्था है जिसका निर्माण व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर किया गया है। इस सिद्धांत के समर्थक मानव इतिहास को दो भागों में बांटते हैं। पहला है प्राकृतिक अवस्था का काल, दूसरा है नागरिक जीवन के प्रारंभ के बाद का काल। इस सिद्धांत के सभी समर्थक अत्यंत प्राचीन काल में एक ऐसी प्राकृतिक अवस्था के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं जिसके अंतर्गत जीवन व्यवस्थित रहने के लिए राज्य या राज्य जैसी कोई अन्य संस्था नहीं थी। प्राकृतिक अवस्था के संबंध में मतभेद होते हुए भी यह सभी मानते हैं कि किन्हीं कारणों से मनुष्य प्राकृतिक अवस्था के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। प्राकृतिक अवस्था के संबंध में मतभेद होते हुए भी यह सभी जानते हैं कि किन्हीं कारणों से मनुष्य प्राकृतिक अवस्था का त्याग करने के लिए विवश हुए और उन्होंने समझौते द्वारा राजनीतिक समाज की स्थापना की। इस समझौते के परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति की प्राकृतिक स्वतंत्रता के बदले राज्य व कानून की ओर से उसे सुरक्षा का आश्वासन मिला। व्यक्तियों को प्राकृतिक अधिकार के स्थान पर सामाजिक अधिकार प्राप्त हुए, यानी प्राकृतिक आधार के स्थान पर चेंज हो गए, सामाजिक अधिकार प्राप्त हो गए 17वीं-18वीं शताब्दी में। लिकोक के शब्दों में, विद्वान लिकोक के अनुसार राज्य व्यक्ति के स्वार्थों द्वारा चलित एक ऐसा आदान प्रदान का परिणाम है जिसमें व्यक्तियों ने उत्तरदायित्वों के बदले विशेषाधिकार प्राप्त किए। सामाजिक समझौते का सिद्धांत का विकास। महाभारत के शांति पर्व में इस बात का वर्णन मिलता है कि जब पहले राजा न था तो उसके स्थान पर अराजकता थी। ऐसी स्थिति में तंग आकर मनुष्य ने परस्पर समझौता किया और मनु को अपना शासक स्वीकार किया। आचार्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इस मत को अपनाया कि प्रजा ने राजा को चुना है और राजा उसकी सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। यूनान के सबसे पहले सोफिस्ट वर्ग ने इस विचार का समर्थन किया। उनका मत था कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है और एक समझौते का परिणाम है। रोमन विचारकों ने इस बात पर बल दिया कि जनता राज सत्ता का अंतिम सोर्स है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यह विचार बहुत लोकप्रिय हो गया कि लगभग सभी विचारक इसे मानने लगे। रिचर्ड हुकर ने सर्वप्रथम समझौते की तर्कपूर्ण व्याख्या की, किंतु इसको सिद्धांत को वैज्ञानिक विवेचन होब्स, लोक व रूसो द्वारा किया गया, जिसे समझौतावादी विचारक कहा जाता है। होब्स का समझौता। होब्स के अनुसार सब मनुष्यों ने एक दूसरे के साथ यह समझौता किया है कि अपना शासन कर सकने का अधिकार और शक्ति में इस एक मनुष्य को या इन मनुष्यों को एक सभा में समर्पित करता हूँ, बशर्त कि तुम अपने इसी अधिकार को इसी तरह समर्पित कर दो। सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर होब्स के विचार। व्यक्ति को राजसत्ता का उल्लंघन करने का अधिकार है यदि वह अपने को मारने, घायल करने, अपंग करने की आज्ञा दे अथवा उसको आघात पहुंचाने का विरोध न करने की आज्ञा दे, अथवा भोजन, औषधि अथवा ऐसी कोई वस्तु का प्रयोग करने की मनाही हो जिसके बिना वह जीवित नहीं रह सकता। आलोचना। होब्स के समझौते की आलोचना। होब्स ने इस विचारों की कटु आलोचना की गई है। इन विचारों की यह आलोचना प्रमुख रूप से निम्नलिखित आधारों पर की गई है। पहली स्टेटमेंट है आलोचना की। होब्स ने मानव स्वभाव का चित्रण स्वार्थी, अहंकारी और आत्म अभिमानी के रूप में किया है, लेकिन मानव स्वभाव का यह व्याख्या पूर्णतः एकांकी है। सेकंड स्टेटमेंट है आलोचना की। होब्स के द्वारा भय और स्वार्थ जैसी भावनाओं के आधार पर राज्य की स्थापना की गई है जो अनुचित और असंभव है। थर्ड स्टेटमेंट है होब्स निरंकुश शासन प्रणाली का समर्थन करते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट है होब्स राज्य और सरकार में कोई अंतर स्पष्ट नहीं किया। होब्स ने जॉन लॉक का समझौता सिद्धांत। जॉन लॉक इंग्लैंड के एक दार्शनिक थे जिसने अपना सिद्धांत प्रतिपादन अपनी पुस्तक टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में किया। जॉन लॉक ने अपने समझौते के सिद्धांत की व्याख्या
प्रकार से की है। पहली स्टेटमेंट है मानव स्वभाव और प्राकृतिक स्वभाव। जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होना स्वाभाविक था और उसमें प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, दया की भावना विद्वान थी। मानव स्वभाव की इस सामाजिकता के कारण प्राकृतिक अवस्था संघर्ष की अवस्था नहीं हो सकती, अपितु यह तो प्रेम, सहयोग और सुरक्षा की अवस्था थी। लोक के अनुसार यह नियम प्रचलित था, तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम दूसरों के प्रति चाहते हो। आलोचना। लोक के सामाजिक समझौते की आलोचना निम्नलिखित आधार पर की जाती है। पहली स्टेटमेंट है लोक का प्राकृतिक अवस्था का चित्रण होब्स से भी अधिक वास्तविकता से दूर है। प्रारंभिक जनसमुदाय कभी भी इतना सामाजिक, शांत और नैतिक नहीं रहा जितना कि लोक के द्वारा समझाया गया है। यदि प्राकृतिक अवस्था ऐसे ही आदर्श थी तो फिर राज्य के निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी। सेकंड स्टेटमेंट है लोक ने कहा कि यदि सरकार जनहित के विरुद्ध कार्य करे तो जनता के द्वारा विद्रोह करते हुए सरकार को हटाया जा सकता है। थर्ड स्टेटमेंट है आलोचना की। लोक ने कानूनी जनसत्ता को कोई महत्व नहीं दिया। रूसो का सामाजिक समझौता। रूसो ने अपनी सामाजिक समझौते का प्रतिपादन 1762 में अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किया। होब्स और लोक के समान रूसो के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसी विशेष उद्देश्य से नहीं किया गया। रूसो के द्वारा अपने सिद्धांत की व्याख्या निम्न प्रकार से की गई है। पहली स्टेटमेंट है व्याख्या की मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था। रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक समझौता में लिखता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति एक अज्ञानी बालक की भांति सादगी और परम सुख का जीवन व्यतीत करता है फर्स्ट नेचुरल स्टेट में। इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था पूर्ण स्वतंत्रता, समानता और पवित्र तथा कपट रहित जीवन की अवस्था है, परंतु प्राकृतिक अवस्था में बुद्धि का अभाव होता है। रूसो के शब्दों में सामाजिक समझौता। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व और पूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशक के अधीन समर्पित कर देता है तथा एक समूह के रूप में अपने व्यक्तित्व तथा अपनी पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लेता है। विशेषताएं। रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की विशेषताएं इनमें लिखते हैं। पहली स्टेटमेंट है विशेषता की। रूसो ने कहा चूंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना पूर्ण समर्पण कर देता है, सबके लिए परिस्थितियां समान हैं, अतः कोई भी व्यक्ति दूसरों के लिए कष्टप्रद नहीं बनना चाहता। सेकंड स्टेटमेंट है रूसो कहता है प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने आप को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में समर्पित नहीं करता। थर्ड स्टेटमेंट है रूसो के शब्दों में जो कुछ समझौते से मनुष्य खोता है वह प्राकृतिक स्वतंत्रता और किसी भी वस्तु को पाने का असीमित अधिकार है। जो कुछ भी वह पाता है सामाजिक स्वतंत्रता और अपनी सभी वस्तुओं पर स्वामित्व। फोर्थ स्टेटमेंट है व्यक्तिगत इच्छा के स्थान पर सामान्य इच्छा आ जाती है। यह सामान्य इच्छा सदैव न्याय मुक्त होती है और जनहित इसका लक्ष्य होता है। रूसो ने कहा कि सामान्य इच्छा और सब की इच्छा में बहुधा अंतर है। प्रथम सर्वहित लक्ष्य करती है, द्वितीय व्यक्तिगत हितों पर। यदि व्यक्तिगत हितों को निकाल लें और तो मतभेदों का योग शेष रहता है, यह सामान्य इच्छा होती है। आलोचना। रूसो के सामाजिक समझौते की आलोचना निम्नलिखित आधार पर की जा सकती है। पहली स्टेटमेंट है आलोचना की। रूसो का सिद्धांत नितांत अस्पष्ट, जटिल और साधारण व्यक्ति की समझ से परे है। रूसो ने व्यक्ति को प्रजा और नागरिक दोनों का रूप प्रदान किया है। सेकंड स्टेटमेंट है रूसो के समझौते में व्यक्ति अपनी संपूर्ण स्वतंत्रता और अधिकार समाज को सौंप देता है। थर्ड स्टेटमेंट है रूसो द्वारा प्रकृति की अवस्था निराधार और काल्पनिक है। फोर्थ स्टेटमेंट है रूसो के अनुसार समझौता व्यक्ति और समाज में होता है, परंतु दूसरी ओर वह कहता है कि समाज का परिणाम है। यह विरोधाभास है। महत्व है इसका। सामान्य इच्छा, लोकतंत्र तथा जनता की अनुमति पर आधारित शासन आदि महत्वपूर्ण विचारों को उसने प्रतिपादित किया। निरंकुशवाद के विरुद्ध उसने स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर जोर दिया, फ्रेटर्निटी पर। फ्रांस और यूएसए के संविधान पर उनके विचारों और शिक्षाओं का गहरा प्रभाव पड़ा। डैनिंग के शब्दों में रूसो की मृत्यु के पश्चात हलचल के युग में दार्शनिक व्यवस्थाओं तथा शासन संगठनों दोनों में सभी और उसकी आत्मा का विश्वास दृष्टिगोचर होते
हैं, चाहे उसको उनका रूप कितना भी अदृश्य और परिवर्तित हो। J.M. कोहन के अनुसार 2 शताब्दियों तक यूरोप की विचारधारा पर रूसों का जितना प्रभाव पड़ा उतना किसी अन्य व्यक्ति का नहीं पड़ा। सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना। वोहन के अनुसार सामाजिक समझौता सिद्धांत न तो इतिहास को समझने का उचित साधन है और न ही ठोस राजनीतिक दर्शन का उदाहरण है। पहली स्टेटमेंट है, ऐतिहासिक दृष्टि से सामाजिक समझौते का सिद्धांत एक बनाया हुआ सिद्धांत है क्योंकि इतिहास में इस बात का उदाहरण कहीं भी नहीं मिलता। सेकंड स्टेटमेंट है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत मानवीय इतिहास को प्राकृतिक अवस्था और सामाजिक अवस्था के इस प्रकार के 2 कालों में बांटता है। इतिहास में इस बात का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। लिकोक, ह्यूम, वोल्टेयर आदि विद्वानों के अनुसार साम्राज्यों का निर्माण युद्धों पर विजय के द्वारा हुआ। जब तक कमजोर कबीले ने नियंत्रण जमाया तो राज सत्ता का जन्म हुआ। लिकोक के मतानुसार कबीले के राज्य तथा राज्य साम्राज्य का विकास धीरे धीरे इसी कारण से हुआ। अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रारंभ से ही समाज में रहता है। ऐसा कोई समय नहीं था जब मनुष्य बिना किसी समाज के रहता हो तथा एकांकी जीवन व्यतीत करता हो। महत्व। सामाजिक समझौता सिद्धांत का महत्व निम्नलिखित है। पहली स्टेटमेंट है, कानून का शासन सहमति व असहमति राज्य को आधार मानता है, शक्ति अथवा शासक की व्यक्तिगत इच्छा को नहीं। सेकंड स्टेटमेंट है, सिद्धांत ने आधुनिक प्रजातंत्र को जन्म दिया, डेमोक्रेसी को। थर्ड स्टेटमेंट है, राज्य दैवीय नहीं अपितु मानवीय संस्था है। फोर्थ स्टेटमेंट है, होब्स के विचारों के आधार पर ऑस्टिन के कानून प्रभुत्व सिद्धांत ने प्रतिपादन किया। ऑस्टिन ने तो लोक के विचारों से राजनीतिक प्रभुसत्ता संबंधी प्रतिपादन को प्रेरणा मिली और रूसों ने सामान्य इच्छा द्वारा लोक प्रभुसत्ता संबंधी विचारों को अपूर्व बल दिया। विकासवादी सिद्धांत, इवोल्यूशनरी थ्योरी। गार्नर ने सत्य कहा है कि राज्य न तो ईश्वर की रचना है और न ही उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम है और न ही प्रस्ताव या समझौतों की कोई कृति है और न ही परिवार का विस्तृत रूप है। राज्य एक कृत्रिम संस्था नहीं है अपितु एक प्राकृतिक संस्था है जिसका ऐतिहासिक आधार पर विकास हुआ है। राज्य विकास का परिणाम है और राज्य की उत्पत्ति सही व्याख्या विकासवादी सिद्धांत से की जा सकती है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का विकास एक लंबे समय से चला आ रहा है और आदिकालीन समाज के क्रमिक विकास करते करते वर्तमान राष्ट्रीय राज्य के रूप में प्राप्त हुआ है। बर्गेस ने उचित कहा है कि यह पूर्णतः अपूर्ण प्रारंभ से असभ्य है किंतु उन्नति की ओर अग्रसर अवस्थाओं से होकर मानव जाति के पूर्ण तथा सार्वभौम्य संगठन की ओर मानव समाज का भ्रमिक तथा निरंतर विकास हुआ है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री सेमनर और केलर ने अपनी पुस्तक द साइंस ऑफ सोसाइटी में कहा है कि यह कहना कि राज्य किस समय सबसे पहले दिखाई दिया यह उसी प्रकार असंभव है जिस प्रकार यह कहना कि कब नैतिक नियम कानून बने या बच्चा कब युवक हुआ और कब युवक से प्रौढ़ बना। भाषा और राजनीतिक चेतना के समान ही राज्य का विकास धीरे धीरे हुआ है। इस विकास क्रम के अंतर्गत समय समय पर राज्य के विकास की विभिन्न तत्वों द्वारा प्रभावित किया गया है। फिर भी उन प्रमुख प्रभावों को जिन्होंने राज्य के विकास की सहायता की यह कहना कठिन है। राज्य के विकास में सहायक कुछ महत्वपूर्ण और प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। पहली स्टेटमेंट है, राज्य का विकास में संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व मनुष्यों की सामाजिक प्रवृत्ति है। अरस्तु ने मानवीय प्रकृति का चित्रण करते हुए कहा है, यदि कोई मनुष्य ऐसा है जो समाज में न रह सकता है अथवा जिसे समाज की आवश्यकता न है क्योंकि वह अपने आप में पूर्ण है, उसे मानव समाज का सदस्य मत समझो। वह या तो जंगली जानवर हो सकता है या देवता हो सकता है। सेकंड स्टेटमेंट है, यह सर्वमान्य कथन है कि सामाजिक संगठन का प्राचीनतम रूप रक्त संबंध पर आधारित था और रक्त संबंध एकता या प्रथम और दृढ़तम बंधन रहा है। अंग्रेजी एक कहावत है, अंग्रेजी में खून पानी से भी गाढ़ा होता है। इसी तथ्य को आधार मानते हुए हेनरी मैन ने लिखा, समाज के प्राचीनतम इतिहास की आधुनिकतम खोज इस निष्कर्ष की ओर संकेत कर रही है कि समूहों को एकता के सूत्र में बांधने वाला प्रारंभिक बंध
धन रक्त संबंध है। थर्ड स्टेटमेंट है, राजनीतिक चेतना और सामाजिक उत्पत्ति में धर्म ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गिलक्रिस्ट के शब्दों में, कुटुंब का संघ उतना ही धार्मिक था जितना वह स्वाभाविक था। फोर्थ स्टेटमेंट है, राज्य की उत्पत्ति की शक्ति का गहरा योगदान है। वोल्टेयर ने अपने शब्दों में कहा, प्रथम सम्राट एक शक्तिशाली योद्धा था। फिफ्थ स्टेटमेंट है, राज्य की उत्पत्ति तथा विकास में आर्थिक गतिविधियों का भी प्रमुख महत्व रहा है। गेटल ने अपने शब्दों में लिखा, आदिम व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों ने राज्य की उत्पत्ति में कई पक्षों में योगदान दिया है। धन और धंधे के भेदभाव में सामाजिक श्रेणी या जातियां पैदा की। आर्थिक लूट के लिए एक श्रेणी दूसरी श्रेणी पर प्रभुसत्ता सरकार विकसित होने का महत्वपूर्ण कारण था। टी.एच. ग्रीन के अनुसार, मानवीय चेतना स्वतंत्रता की धारणा को बनाती है। स्वतंत्रता की धारणा अधिकारों की ओर अधिकार राज्य की मांग करते हैं। निष्कर्ष यह है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विकासवादी सिद्धांत सबसे अच्छा सिद्धांत माना जाता है, जिसके अनुसार राज्य किसी एक तत्व के द्वारा नहीं अपितु बहुत से तत्व, सामाजिक प्रवृत्ति, रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, आर्थिक गतिविधियां, राजनीतिक चेतना के सामूहिक रूप से राज्य का विकास हुआ है। गार्नर ने सत्य कहा है कि राज्य न तो ईश्वर की रचना है, न ही उच्च कोटि के शारीरिक बलों का परिणाम है, और न ही प्रस्ताव या समझौते की कोई कृति है, और न ही परिवार का विस्तृत रूप है। राज्य एक कृत्रिम संस्था नहीं अपितु प्राकृतिक संस्था है जिसका ऐतिहासिक आधार पर विकास हुआ है। मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवादी सिद्धांत सबसे क्रांतिकारी सिद्धांत है। इसने राजनीतिक विचारधारा में एक नई दिशा देने के साथ साथ विश्व की राजनीति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। मार्क्स के राज्य के संबंध में अपने विचार उनकी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में दिए गए हैं। कार्ल मार्क्स ने राज्य को यह कहा कि एक न तो कभी कल्याणकारी था और न ही कभी कल्याणकारी होगा। राज्य सदैव ही समृद्ध आर्थिक वर्ग को फायदा पहुंचाता है। एंजल्स के अनुसार, राज्य एक संगठित अत्याचार के अतिरिक्त कुछ नहीं है। राज्य की उत्पत्ति ही अत्याचारी पूंजीपतियों की मदद करने और गरीब श्रमिकों का शोषण करने के लिए हुई है। राज्य की उत्पत्ति। मार्क्सवादी राज्य का उदय सामाजिक विकास के स्वरूप से हुआ है, ऐसा मानते हैं। ये समाज दो वर्गों में केंद्रीय संघर्ष का परिणाम है। एंजल्स ने अपने शब्दों में कहा, राज्य किसी प्रकार की समाज पर से ला दी गई शक्ति नहीं, इसी प्रकार राज्य राजनीतिक विचार की वास्तविकता या बुद्धि की पूर्ति या वास्तविकता नहीं, जैसा कि ईगल का दावा है। राज्य विकास का ही एक खास मंजिल पर समाज की एक उपज है। राज्य की उत्पत्ति में मार्क्सवादी धारणा को समझने के लिए मार्क्स के निम्नलिखित ऐतिहासिक कालों को समझना अति आवश्यक है। पहला है प्रारंभिक समाज। एंजल्स के अनुसार मानव इतिहास में ऐसा समय रहा जब राज्य नहीं था। प्रारंभिक समाज के लोग की आवश्यकताएं बहुत कम थी, इसलिए उत्पादन के तरीके बहुत ही अधिक सरल थे। लोग फल फूल या पशुओं का शिकार करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। प्रारंभिक समाज वर्ग विहीन था। इस युग को मार्क्सवादियों ने आदिम साम्यवाद का नाम दिया है। सेकंड स्टेटमेंट है, दासों पर स्वामित्व वाला समाज। एंजल्स के अनुसार समय बीतने के साथ साथ उत्पादन की प्रणाली में अंतर आया। मानव ने पहले पशुपालन आरंभ किया, फिर कृषि करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे मानव ने अपना स्थायी निवास स्टार्ट किया रहने के लिए। समाज दो वर्गों में बट गया, एक मालिक वर्ग और दूसरा दास, जो जिससे वह खेती करवाता था, किसान या जो पूंजीपति वर्ग था। मालिक वर्ग के पास मजदूरी करता था कौन? दास। लेनिन ने कहा मौलिक बात यह है कि लेनिन ने कहा मौलिक बात यह है कि गुलामों या दासों को इंसान नहीं माना जाता, उन्हें नागरिक तो गिनना दूर की बात, उन्हें मानव भी नहीं समझा जाता। यहीं से शोषण की शुरुआत हुई और राज्य नामक संस्था का उदय हुआ। सामंती साम्राज्य। सामंतवाद के समय समाज दो वर्गों में बटा हुआ था। एक वर्ग जिसमें भूमिपति और व्यापारी आते थे और दूसरा वर्ग जिसमें किसान और श्रमिक आते थे और जिनका शोषण होता था। सामंती युग में राज्य का विकास तेजी से हुआ। पूंजीवाद राज्य। पूंजीवाद व्यवस्था में समाज दो वर्गों में बटा हुआ था। एक वर्ग पूंजीपति वर्ग था, दूसरा वर्ग श्रमिक वर्ग था।
पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्गों का शोषण करता था, उन्हें वेतन कम देता था और उनसे काम ज़्यादा करवाता था। फिफ्थ स्टेटमेंट है संक्रमणकालीन राज्य एवं सर्वहारा वर्ग की तानाशाही प्रोलिटेरिएट डिक्टेटरशिप प्रोलिटेरिएट पूंजीवाद राज्य को समाप्त करके सर्वहारा वर्ग अपनी तानाशाही की स्थापना करेगा तथा समाजवादी विकास की स्थापना करने का प्रयत्न करेगा। एंजल्स ने अपने शब्दों में कहा, अंत में जब राज्य समूचे समाज का वास्तविक प्रतिनिधि बन जाता है तो वह अपने को फालतू बना देता है। उस समय समाज के किसी अंश को पराधीन बनाकर रखने वाला कोई वर्ग नहीं होता, इसलिए इस समय दमन करने योग्य कोई तत्व न होने के कारण राज्य की दमनकारी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। मार्क्सवादी राज्य संबंधी कारणों की आलोचना। पहली आलोचना है मार्क्सवादी समाज को दो वर्गों में विभाजित करते हैं, जबकि समाज तीन वर्गों में विभाजित है, पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग। दूसरी आलोचना है मार्क्स के अनुसार राज्य एक बल आधारित है। यह एक गलत धारणा थी क्योंकि बल राजनीतिक संस्था का स्थायी आधार नहीं है, इसलिए टी.एच. ग्रीन के अनुसार इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है, यानी राज्य का आधार क्या है? इच्छा है। थर्ड स्टेटमेंट है कार्ल मार्क्स ने राज्य की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत में आर्थिक तत्वों का अधिकाधिक बल दिया और अन्य तत्वों की अवहेलना की है। फोर्थ स्टेटमेंट है कार्ल मार्क्स ने वर्ग विहीन या वर्ग रहित समाज की स्थापना में विश्वास रखते थे। वर्तमान साम्यवादी राज्य जैसे चीन, क्यूबा, वियतनाम, रूस मजदूरों के वर्ग की सुदृढ़ तानाशाही की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन यह देखने में आया है कि राज्य की समाप्ति वहाँ भी नहीं हुई है, वहाँ भी स्टेट मौजूद है। निष्कर्ष, साम्यवादी विचारधारा एक महत्वपूर्ण विचारधारा है। गेटल के अनुसार प्रारंभिक व्यक्तियों को आर्थिक गतिविधियों ने राज्य की उत्पत्ति में कई पक्षों ने हिस्सा डाला है। आर्थिक शोषण के लिए एक वर्ग को दूसरे वर्ग पर प्रभुसत्ता है। आर्थिक शोषण करने के लिए बढ़ती संपत्ति में अधिकारों रक्षा, नियमित झगड़ों को समाप्त करने के लिए कानून की आवश्यकता पड़ी और इसीलिए स्टेट की फॉर्मेशन करनी पड़ी। स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।